अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। दाऊद ने बहुत आहिस्ता से अरमगान के कान में खुसर पुसर की, जिसका जवाब इसने भी बहुत आहिस्ता से दिया। खाने के बाद सब लोग कुछ देर बैठ के बातें करते रहे, इधर उधर की। फिर 3 बजे के करीब उठ के अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि गजाला, आयशा और दाऊद वहीं टेबल पर बैठे हल्की फुल्की नोक झोंक में मसरूफ़ हो गए। चलो भाई, अब तो मैं जा रही हूँ, इससे पहले तुम्हारे भाई का पारा हाई हो और मुझे डांट पड़े। अभी तो इनको जाकर तैयार करना है, इतने बड़े भाई हो गए फिर भी इनको तैयार करेंगी। दाऊद ने मसनूई हैरत से आंखें पटक कर गज़ल से पूछा, दाऊद, मेरे हाथ से किसी दिन ज़ाया हो जाओगे? कितनी दफ़ा कहा है भाभी हूँ तुम्हारी, हाथ में रहकर मजाक किया करो। गज़ल ने दाऊद का कान खींचा। अच्छा अच्छा भाभी, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो। आयशा मज़े से इनकी नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। इसको खाला के घर का गिला मिला माहौल बहुत अच्छा लगा था। मैं जा रही हूँ, और वैसे तुम्हारे भाई को मुझे शाम में अम्मी के जाने के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि अभी जो तुम्हारा चहेता ऑर्डर देकर गया है ना, पहले तो वो ज़रा तुम्हारे भाई साहब के गोश गुजार कर दो। ओके आयशा, फिर कल मुलाकात होगी, क्योंकि अभी अरमगान जा रहा है तो रात में रुकेगा ज़रूर। कल फिर इंशाल्लाह दोपहर में मिलते हैं। गज़ल आयशा से मुसाफाना करके अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। आयशा ने झट गज़ल के जाते ही खुद भी फरार होना चाहा और कुर्सी धकेल कर उठ गई थी। यार रुको तो सही, मुझे एक काम है बहुत ज़रूरी तुमसे। क्या? क्या काम है? आयशा दाऊद की लो देती नज़रों से कतराने लगी थी। इससे छुपने लगी थी। वो हत्ता-इम्कान कोशिश करती कि कम से कम दाऊद के सामने आए, मगर दाऊद इसकी तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर देता। कैसा काम? मुझसे मोहब्बत करो बिल्कुल मेरी तरह, और फिर देखो कि मेरी आंखें तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाना चाहती हैं। मेरा लफ्ज़ तुम्हें क्या क्या नहीं चितलाना चाहता। अब दाऊद इसे तंग करने पर उतर आया था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दे। वो अपनी कलाई दाऊद की ग्रीफा से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, अगर अम्मी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? मतलब यही सोचेंगी कि बांजा अपनी होने वाली बीवी से इश्क फरमा रहे हैं चोरी छुपे। आप जाइए प्लीज़ यहाँ से। चला जाऊँगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। क्या? जल्दी कहें, यही कि मुझसे मेरे जैसा इश्क कब फरमाओगी? शादी के बाद इसकी ज़ुबान से एकदम फिसला। तो फिर क्या इरादा है? कल ही बारात ले आऊँ? वो जाते जाते एड़ी के बल पलटा था। प्लीज़ मुझे इस तरह की बातें मत किया करें। चलो फिर, इस तरह की बातों को मैं शादी की रात के लिए उधार छोड़ता हूँ, और मैं फिर शादी के बाद करूँगा ऐसी प्यारी प्यारी बातें। वो इस पर मानी खेज मुस्कुराहट उछालता हुआ चला गया। अरमगान हवेली के एक वफ़ादार मुलाज़िम को लेकर कब्रिस्तान आया। वो फातिहा पढ़ रहा था जब इसको एहसास हुआ कि कोई बुरी तरह से सिसक रहा है। इसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वो भी सोच नहीं सकता था इसको इतना चाहने वाला इस तरह इसको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। वो कितना करीब था इनसे किस तरह अपनी एक एक फरमाइश पूरी करवाता, जो दादा दादी और मामा बाबा भी पूरी करने के लिए राज़ी ना होते। इसके दिल में एक किसक सी रह गई, काश वो आखिरी दफ़ा अपने अजीज़ जान को देख सकता। वो चारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ के अफसुर्दा सा वापस आकर गाड़ी में बैठा था। काली स्याह रात हर सू फैल चुकी थी। कब्रिस्तान की दीवार के पार्क इसकी गाड़ी पार्क थी। इसने डीपर देखकर मुलाजिम को इशारे से बुलाना चाहा, मगर वो आसपास कहीं नज़र न आया। अरमगान ने वक्त ज़ाया किए बगैर इसको फ़ोन करना चाहा और अपना मोबाइल उठाकर इसके नंबर पर कॉल मिलाई, मगर ये क्या, इसका मोबाइल बिल्कुल गाड़ी की पिछली साइड पर ही बज रहा था। अरमगान ने चौंक कर बैक दीवार मिरर में देखा। यार क्या हुआ तुम्हें? इतने दिनों से यूनी क्यों नहीं आ रही? फजर ने तीसरे दिन परेशान होकर आखिरकार शफ़ा को मोबाइल पर फ़ोन कर ही लिया। यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। 3 दिन से मैं बता नहीं सकती। अम्मी का कहना है कि सर्दी में शाम को नहाने से दिमाग में ठंड बैठ गई। तुम्हें पता भी है कितना काम जमा हो गया है, और मैम साजदा ने तो 4 से 5 प्रैक्टिकल करवा भी दिए हैं।
अब क्या करूं? शफ़ा यानी सही मायनों में परेशान बैठी थी। सर में इसके वाकई दर्द था शाम वाले तमाम वाक़ये को लेकर। मगर पिछले 3 दिन से वो खामख़ा ही छुट्टी किए जा रही थी। इसको ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लगती थी। जैसे ही ठंड आती, इसकी कुल्फ़ी जमना शुरू हो जाती और इस तरह यूनिवर्सिटी से कई दिन वो गायब रहती। सबकी डांटें सुनकर ज़बरदस्ती इसे जाना पड़ता। फजर, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं किस तरह असाइनमेंट कंप्लीट करूं? तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ सकती हो तो आ जाओ। शफा ने दिखते सर को थामते हुए कहा। फजर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर हाँ कर दी, क्योंकि वो तकलीफ़ में अपनी दोस्त को इस तरह तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी मदद किए बगैर। रहमान साहब, तुम देखना मैं तुम्हें अब किस तरह से तड़पाऊँगा। मैं तुम्हें पिछले वक्त में लेकर जाऊँगा, तुमसे एक एक बदला लूँगा, वो भी तुम्हारी बेटी के ज़रिए। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपने साथ की गई ज़्यादतियों को भूल जाते हैं। ये तो मेरी माँ का मामला है, मैं किसी भी ज़बरदस्ती को नहीं बुला सकता। तुम देखना, अब मैं तुम्हारे सामने रहते हुए वो कुछ कर कर दिखाऊँगा। वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते तुम किस तरह नहीं कर मैं क्या क्या नहीं करूँगा। देखो, मैं तुम्हारी लाडली इकलौती बेटी के ज़रिए क्या करता हूँ तुम्हारा हाल। बस अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने शफ़ा को गलत साबित करने की? वो तुम्हारी बहन है। आयमा रात के वक्त हमज़ा के कमरे में आई थी। वो अच्छी तरह जानती थी वो गुस्से में है और कभी भी खुद नहीं आएगा इसके पास। मामा जान, अगर आपको किसी और टॉपिक पर बात करनी है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं, वो तीनों सिर्फ़ और सिर्फ रहमान साहब की औलाद हैं। हमज़ा, बुरी बात ऐसा मत कहो अपने बाप के बारे में। अम्मा जान, वो शख्स मेरा बाप नहीं। हमज़ा ने माँ के हाथों को अकीदे से थामकर अपनी आंखों से चूमते हुए कहा, जो इस हमज़ा से बहुत मुख्तलिफ था जो सबको नज़र आता। वो आयमा के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहता। हमज़ा, मैं इस वक्त बहुत नाराज़ हूँ और मेरा कतई इस वक्त मजाक का इरादा नहीं। आयमा शदीद खफा थी। तुम जो ये सब कुछ करते हो ना, तुम्हें पता भी है इससे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तरबियत पर हर्फ आएंगे, जबकि मैंने तुम्हें तरबियत तो मेरे बच्चे हरगिज़ ऐसी नहीं दी। आयमा का लहजा भीगा हुआ था। आपने मेरी तरबियत में बेशक कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अब वो वक्त आ गया जब मैं कुछ लोगों की तरबियत बहुत बेहतर अंदाज में करूँगा, वो भी कुछ नए नए हरबे इस्तेमाल करके। आयमा को इसकी आंखों में अजीब सी चुभन और इंतकाम की शदीद आग दुखती नजर आई। वह सहम सी गई। इसको अपने बेटे के इरादों से खौफ आ रहा था, जैसे कोई बड़ा इंतहाई कदम उठाकर इस पर अमल दरामद करने वाला था। हमज़ा, अगर तुम अपनी माँ से ज़रा भी मोहब्बत करते हो, तुम कुछ भी ऐसा गलत नहीं करोगे। आयमा ने परेशान होकर बेटे को बाज रखना चाहा। माँ जान, बस ये समझ ले, ये मेरी मोहब्बत की इंतहा है जो मैं अपनी माँ से करता हूँ, और किसी की बर्बादी की इब्तिदा। और मेरी नफ़रत की इंतहा समझ ले इसको। अब वक्त एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहराएगा, मगर अब की दफ़ा तड़प अनोखी होगी। हमज़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब इस उम्र में मेरे सर में खाक डलवाओगे। वो अपनी आंखों में आए आंसू दुपट्टे से पोंछ कर बोली, ओ मेरी प्यारी मामा जानी, अब ये सब छोड़े। कल मेरे साथ शाम को चलिएगा प्लॉट पे। अब बस तुम्हारा थोड़ा सा ही काम बचा है हमारे घर को मुकम्मल होने में। वो दोनों माँ बेटे अभी बात ही कर रहे थे जब ज़रा सा चुनाकर दरवाज़ा कमरे के बाहर आवाज़ सुनाई दी। आयमा और हमज़ा दोनों ने एक दूसरे को चौंका। हमज़ा तेज़ी से उठकर खुले दरवाजे को बाहर देखने के लिए उठा, जहाँ शफ़ा बुत बनी खड़ी थी। कॉफ़ी का मग इसके हाथ से ज़मीन पोस होकर चकनाचूर हो गया। हमज़ा बगैर कुछ कहे शफ़ा को घसीटने के अंदाज में कमरे की तरफ बढ़ा, बगैर आयमा को कुछ भी बताए। असर मगरिब के दौरान इसका और दाऊद का निकाह पढ़वाया गया। कहने को तो ये सब निकाह था, मगर बहुत बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्कद की गई थी। आयमा को भी फ़ोन करके आने को कहा, मगर इसने आने से इनकार कर दिया। बच्चे की पैदाइश की वजह से सादिया बेगम ने खूब लते लिए बेटी, क्योंकि इस कदर नाजुक वक्त में माँ बाप को न बताना, हत्ता के ख़बर तक ना देना, क्योंकि अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि निकाह अभी होगा और रुखसती आयमा के सिवा महीने के बाद। साथ ही इन्होंने खाला को भी बता दिया कि वो कल सुबह होते ही वापसी कराची चली जाएंगी। पहली खुशी थी नाना नानी बनने की, सब्र ही नहीं हो रहा था नवासे से मिलने के लिए। वो कमरे में आकर बेड पर गिरने के अंदाज में नींद दराज हो गई। इसका दिल ही नहीं कर रहा था अपने
सच्चे संवरे रूप को देखकर ड्रेस और ज्वेलरी तब्दील करने का। वो निकाह के बाद मुश्किल दाऊद के बारे में सोच रही थी कि इसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर जमगाता नंबर दाऊद का था। आयशा ने नंबर को देखकर झट से कार सी करके कान से लगाया। अब वो हेलो भी नहीं कह पाई कि दाऊद कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ जल्दी से मेरे रूम में आओ, मेरे पैर पर कांच चुभ गया और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। दाऊद की कही बात पर आयमा तो मानो दिल सिकुड़कर हलक में आ गया। वो बगैर अपना दुल्हना का परवाह किए बगैर शरारा अपनी मुट्ठियों में जगड़ते भागती हुई दाऊद के कमरे में जा पहुंची। कमरे का दरवाज़ा चौक देखकर वो तेज़ी से कमरे में घुसी और अब होंकों की तरह इधर उधर देखने लगी। कमरे में दाऊद को तलाश करने लगी। खट खट की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। आयशा ने चौंक कर देखा और पलटकर दाऊद बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके इसकी तरफ पलटा। आंखों में शरारत नाच रही थी। ये क्या है सब? आयशा ने हैरत से दाऊद को देखा। दरवाज़ा लॉक करके खुद की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से पूछा। इसका पूरा वजूद पूरी तरह कांप रहा था। रिश्ता तब्दील होने से एहसासात भी तब्दील हो चुके थे। दरवाज़ा ही तो लॉक किया है, और वैसे भी मोहतरमा, आज तो हमारी गोल्डन नाइट है, दाऊद ने संजीदगी से कहा। वो आयमा की आंखों में वाज़िया खौफ की तहरीरें पड़ रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आज तो बस हमारा निकाह है, रुखसती नहीं। आयमा की दाऊद की दिमागी हालत पर शक हुआ। आयशा को दाऊद की दिमागी हालत पर शक हुआ। मोहतरमा, निकाह का मतलब तो यही होता है। तो इस हिसाब से तो आप मेरी बीवी हुई, और मेरे हिसाब से तुम अब इतनी छोटी नन्ही सी बच्ची नहीं कि हमारी इस खूबसूरत रिलेशन के तकाज़ों को समझ ना सको। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोलकर कमरे में बुलाया। आपको ऐसे नहीं समझती थी। आपके पैर में कोई चोट नहीं आई। इसने दाऊद के बिल्कुल सही सलामत पैर पर नज़र डालते हुए कहा, जहाँ किसी भी किस्म की चोट नहीं थी। तो मैंने कब कहा कि मेरे चोट लगी है? क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरे चोट लगी? वो अब उल्टा आयशा की वहशतज़दा आंखों में अपनी आँच देती आंखें डालकर पूछ रहा था। आयशा की तो गोया बोलती ही बंद होगी। प्यार क्या बताऊं, बहुत ज़ोर की लगी है, बहुत गहरी। ज़ख़्म इतना गहरा कि सिर्फ तुम्हारे इन नरम और गुदगुदा हाथों से ही मरहम लगाने से बढ़ सकता है। कहाँ लगी है? जल्दी बताएं, मुझे बाहर जाना है। वो घड़ी की तरफ देखकर एक नज़र लॉक लगे दरवाजे पर डालकर बुखला गई। रात के 11 बजे थे, मगर हवेली में लग रहा था जैसे आधी रात भी हो चुकी हो। सोच लो, मरहम लगा सकोगी? शदीद गहरा ज़ख़्म है, देखने की सकत नहीं। वो इसके एक झटके से अपने करीब करके बोला, और कमर के गिर्द हसार बहुत तंग थी। आयशा को लगा जैसे इसके बर्फ़ जैसे सर्द वजूद के गिर्द दाऊद ने अपने दुखते हुए अंगारे मानिक घेरा मज़ीद तंग किया। प्लीज़ मुझे जाने दे, आप बहुत ख़राब हैं। वो बिन पानी की मछली की तरह इसकी बाहों में पिघल रही थी। यार, अगर ख़राब कहोगी तो फिर पूरा ख़राब होकर दिखाऊंगा, दाऊद के लहजे में इस्तेहाक बोल रहा था। अरे मैं तो भूल ही गया कि अपनी चोट तुम्हें दिखाना। दाऊद ने इसकी पेशानी से लबों तक का अपनी शहादत से लकीर खींची। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो बुरी तरह लर्जा रही थी इसकी मजबूत बाहों में। लेकिन मुझे तो पता है, मेरे यहाँ, इधर देखो मेरी तरफ। वो इसकी थोड़ी ऊंची करके खोया हुआ। बहुत ज़ोर से चोट लगी। दाऊद ने इसका सुर्ख गुलाबी जैसा चेहरा देखते हुए इसकी मरमरी नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथ में थामा और अपने चौड़े सीने पर रख दिया। आप बहुत बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। आयशा की आंखों में नमी उतर आई। दाऊद मुस्कुराया और इसका रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ मोड़ा। ये देखो, तुम और मैं एक साथ कितने मुकम्मल लगते हैं। तुम्हारा और मेरा अक्स इससे शीशे में क्या क्या असरार नहीं कर रहा। दाऊद का लहजा जज्बात से चूर था। इसने दाऊद की बढ़ती हुई गुस्ताखियों पर ज़रा नज़रें उठाई और फिर झुका लीं। क्या नज़रें मत झुकाओ और मुझे अपने आप को सामने आईने में देखो। तुम्हें मेरी नज़रों में क्या कुछ अपने लिए नज़र आता है? सिर्फ तुम्हारे महसूस करने पर। मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कब से ये भी नहीं जानता। दाऊद का लहजा अंश दे रहा था। इसने बहुत मोहब्बत से इसको देखते हुए इसका दुपट्टा, जो कि पिन की मदद से सर पर अटका गया था, इख्तियार से इसके सिर में लगी इस वाहद बाल पिन को निकालकर दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल पर रखा। ये क्या आप कर रहे हैं? आयशा सही मायनों में खौफज़दा होगी।
इसको अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। तो अभी तक यहीं हैं, दफ़ा हो जा मेरे कमरे से। मैं तो समझा बड़ी बेगैरत वाली होगी, अब तक मेरे घर से जा चुकी होगी, मगर तू तो बड़ी ही बेगैरत है। जलाल छठी दिन घर आया और आयमा को लाउंज में नन्हे गुल को नूने गुल के साथ मगन देखकर आग बोला हुआ, और ये गलाजत का ढेर भी मेरी नज़रों के सामने से हटा, नहीं तो तेरे साथ साथ एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा, इसको ज़मीन में दफन कर दे। वो संग दिली से बोला। घर की एक डुप्लीकेट चाबी हमेशा इसके पास रहा करती थी, और आज तो वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक इंतहाई मॉडर्न सी लड़की भी थी, जो कि आयमा को तमस्खाना नज़रों से देखते हुए बोली। वो अपने बेटे को हाथ में लेते हुए बोली, तुम इसको गाली मत दो, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो ये मेरा और तुम्हारा जायज़ खून है, हमारी ही औलाद है, तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो, इतनी बड़ी बात अपनी ही औलाद के लिए कह रही। इसमें न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। वो जलाल के सामने डटकर मुकाबले के लिए खड़ी हुई। निकल जाओ तुम मेरे घर से घटिया औरत, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस रिश्ते का नाम नहाज जंजीरों से आज़ाद किया, वरना मैं खुद तुमसे खलक ले लेती। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूँगा। तुम क्या निकालोगे जनाब, मैं खुद जा रही हूँ। आज के बाद तुम मेरे और मेरे बेटे के कुछ नहीं लगते। और जाते जाते पलटी और एक दफ़ा फिर से जलाल को खूनखार नज़रों से देखती हुई गोया हुई। जलाल, मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए कि अब तुम खुद मौत के लिए दुआ मांगो और तुम्हें मौत तक नसीब ना हो। निकल बहुत देखती है इस तरह की बद्दुआएं, तू और तेरी बद्दुआएं तेरे पास ही रहें। वो हसीना बोली। और तू जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है ना, मेरी एक बात याद रखना, जो अपनी औलाद का नहीं हो सका वो कभी किसी का नहीं होगा। तुम तो फिर इसके लिए सिर्फ कई ही दिनों की ऐश हो। मैं इस जैसे शख्स पर थूकना भी पसंद नहीं करती। वो कहकर बगैर इस पर एक नज़र डाले चली गई। क्या कर रहे हो, क्या मतलब, या निकाह के बाद अपनी इकलौती बीवी से रोमांस फरमा रहा हूँ। इतना तो ही कर सकता हूँ। दाऊद का लहजा शरारती था। अम्मी को बताऊँगी कि आपने मेरे साथ रात में बहुत बुरा किया। वो कह तो गई, मगर फिर खुद ही ज़बान को ब्रेक लगानी पड़ी। वो इसे आंखों में भरने हुए अपने कुर्ते की जेब में से कुछ टोकते हुए बोला, क्या फरमाया तुमने अभी कि रात को मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया? हाँ तो ठीक है, कह दो खाला से, और जब खाला मुझसे पूछेंगी तो मैं इनको बड़े फ़ख्र से बताऊंगा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी मोहब्बत का इकरार हल्की फुल्की जसारतों के साथ किया। वैसे राज की बात बताऊं, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खाला को बताओ, ताकि खाला कल ही तुम्हें रुखसत करवा के मेरे कमरे में दुल्हन बनाकर भेज दें। दाऊद भी आयशा को सताने के लिए गोया मास्टर की डिग्री लेकर आया था। आयशा अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। इसको कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था सब कुछ दाऊद इसको तंग करने के लिए कह रहा है और कर रहा है। अब आप देखना कि मैं आपको किस तरह नाको चने चबाती हूँ। आयशा ने खूनखार लहजे में इसको धक्काया। मंजूर है, मगर मेरा भी एक चैलेंज है कि मुझसे ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में मुझे अपने लबों से चने चबवाने होंगे। बोलो मंजूर, वो शरारत से बोला, और साथ ही एक मुकलमी केस खोलकर इसमें से सोने की एक नाजुक सा पेंडेंट निकालकर बहुत मान से आयशा की सराही दार गर्दन में पहनाया। आयशा दंग रह गई। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, हाँ इसको पहनाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये मेरी तरफ से निकाह का अदना सा गिफ्ट। वो इसकी गर्दन की पुष्ट पर बोसा देते हुए बोला, प्लीज़ दाऊद ऐसा ना करिए। वो तड़प उठी। दाऊद ने इसको अपने बाजुओं में भरकर एहतियात से इसके कमरे जहाँ वो ठहरी थी छोड़ने के लिए बैठ गया। बेड पर इसको एहतियात से बिठाया। इसने आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में कैद किए और नज़र भर के इसको देखने लगा। माना कि अब तुम मेरी हो गई हो, मगर जब तक तुम खुद मुझे अपना आप नहीं सौंपोगी, मैं तुमसे कभी अपना हक ज़बरदस्ती वसूल नहीं करूँगा। चाहे मेरी उम्र ही क्यों ना बीत जाए, मैं ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा तन और मन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही हैं। वो कहकर कमरे से जा भी चुका, जबकि आशा अभी तक इसके गमगीन लहजे में खोई हुई थी। तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। शफा बेबसी से चीखी थी। इसको लग रहा था जैसे सारा मंजर धुंधला हो गया। क्या बताओगे, क्या सबूत है तुम्हारे पास, और तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? शफा रहमान। हमज़ा ने इसको कमरे में लाकर ज़ोर से बेड पर धकेला और दरवाज़ा मरकज़ लॉक करके वापस पलटा।
मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हो तुम और मेरे बाप को ही तबाह बर्बाद करके प्लानिंग कर रही हो। शफा आग बगोला हुई और इस तरह किसी जंगली बिल्ली की तरह निपटी। शफा, मैं कहता हूँ अपनी हद में रहो वरना देर नहीं लगेगी मुझे तुम्हारा गुरूर तोड़ने में। शफा ने इसका गिरेबान दबोचते हुए कहा, जिसकी वजह से इसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन टूट गए। तुम मेरे ज़रिए मेरे बाप को बर्बाद करोगे? वो इससे थोड़ा फासला कायम करके बोली। चलो वैसे ये अच्छा हुआ मेरे हक में कि तुम सब कुछ जान गई हो खुद ही, वरना मेरे इरादे बहुत ख़तरनाक थे जो शायद तुम्हारी सोच से बाहर हैं। तुम जैसा मर्द कर भी क्या सकता है? मुझे नफ़रत हो रही है तुमसे, बेइंतहा नफ़रत। तुम देखो अभी मैं क्या नहीं करती। यह जो तुम बहुत अकड़ते फिर रहे हो ना, तुम्हारा ये नाम नहाद गुरूर इस वक्त रेत कर दूंगी। शफा बाहर जाने के लिए मुड़ी। हाँ, मेरी तरफ से खुशी से करो मुझे सबके सामने बेनिकाब, मगर याद रखना शफा रहमान, जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा वैसे ही तुम्हारे दामन को स्याही के छींटे अपनी लपेट में ले लेंगी, क्योंकि मैं सबको बता दूंगा तुम सोचने भी दूर की बात तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसके बाद तुम घर वालों को क्या किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था। वो हर अदबो लिहाज भूल चुकी थी। याद था इतना कि वो शख्स इसका भाई नहीं, इसके ज़रिए इसके बाप को किसी बहुत ही अजीम नुकसान से दो चार करने वाला था। जल्द ही, ठीक है, तुम मेरी इज्जत से ही मेरे बाप को तड़पाओगे ना? वो जज्बाती अंदाज में कहती ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की शीशी उठाकर दरअसल से दीवार से मारकर चकनाचूर कर चुकी थी। हमजा चेहरे पर इत्मीनान लिए इसकी कार्रवाई को देख रहा था। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर तुम और तुम्हारा इंतकाम क्या होगा? इसका लहजा किसी भी किस्म की रनायत से आ रही था। कहते साथ ही शफा ने ज़मीन से एक कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी शाह रख पर रख दिया। खुदकुशी करनी है शौक़ से करना, मगर इससे पहले ज़रा एक बात मेरी हो जाओ, एक दफ़ा मेरे इख्तियार में आ जाओ, इसके बाद तुम हर पल जियोगी, पल पल मरोगी। शफा से कहा गया। वो इसके हाथों से कांच लेने की कोशिश कर रहा था, मगर शफा में तो गोया बिजली सी बर गई। वो आपे में कहाँ थी, वो यकदम तड़प उठी कांच की जिसके अंदर चुभा और इसका हाथ कुछ जख्मी हो चुका। दरवाज़ा खोलो, बाहर से अब बुरी तरह आवाज़ आई। शफा, ये क्या बचपना है? तुम कम अज़ कम अपने और मेरे रिश्ते का ख्याल करो। वो अपनी शर्ट बेजारगी से फाड़ते हुए बोला। इसके अलावा इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शफा के नाखूनों के निशान जा बजा इसके बाजुओं पर थे। वो बेयकीनी से इस तमाम कार्रवाई को देख रही थी। इसकी सोचने समझने की तमाम सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। बेफिक्र रहो, आज इस कांच से तुम्हारा हाथ ज़ख्मी हुआ है, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, इस कांच से तुम्हारी शारक भी ज़ख्मी मैं खुद ही करूँगा। स्वीट हार्ट, तुम्हारा हर एक शुभ अब मैं खुद पूरा करूँगा। बाहर अब बहुत बुरी तरह दरवाज़ा पीटा जा रहा था। छोड़ो शफा, मुझे अपनी और मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो तो कम अज़ कम अपने बाप की इज़्ज़त का तो करो। वो शफा को खुद से नज़दीक करते हुए बोला। शफा बस पटी पटी आंखों से इसको देख रही थी। तुम्हें तुम्हारी पहली हार मुबारक हो। बेफिक्र रहो, ऐसे बहुत से तोहफे अभी मैं तुम्हें वक्त पर देता रहूँगा। वो इसके ड्रेसिंग से लिपस्टिक उठाकर इसके लबों पर बेजारी से लगाकर वापस बंद करके तरतीब से रख चुका था और बगैर शफा को समझने का मौका दिए बगैर अपने अंगूठे से इसकी लिपस्टिक लबों से फैलाई और वह शफा को मायनी खेज नज़रों से देख रहा था। पहले अंगूठे पर मौजूद लिपस्टिक इसने बड़ी महारत से शातराना अंदाज में अपने लबों पर मसल डाली, जिससे शफा इसके साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही हो। उमर दरवाज़ा तोड़ के कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे कई और चेहरे भी नमूदार थे। क्या हुआ है आयमा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सादिया बेटी की उजड़ी हालत देखकर चकरा कर गई थी, जबकि नन्ही मुन्नी रुई के गोले जैसे वजूद को आयशा ने अपने वजूद में भर लिया। सब कुछ ख़त्म हो गया अम्मी, आपकी बेटी बर्बाद हो गई। आपकी दहलीज पर एक दफ़ा फिर आ पहुंची। क्या आप फूल फूल बोल रही है? सईदा ने इसके नडाल वजूद को कांपते हुए सोफे पर बिठाया। वो इन माओं में से नहीं थी जो अपनी बेटियों को डाल बन जाया करती थी। हर दुख सुख में इनका सहारा देने के लिए तैयार रहती। इसको पानी पिलाते हुए बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली, आयशा तुम अंदर जाओ बच्चे को लेकर। सीदा ने अपने सुरख सफ़ेद नवासे पर एक अफसुदा नज़र डालकर आयशा से कहा, जी अम्मी। आयशा चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी। आयमा तड़प कर माँ से लग गई
और फिर अपने साथ गुजरी तमाम दास्तां अपनी हमदर्द माँ को सुनाई। सईदा जैसे पत्थर सी होगी अपनी नाजुक पली बच्ची पर इतने बड़े जुल्म की दास्तां सुनकर इसका दिल फट गया। गज़ल बेगम साहबजादे कहाँ हैं हमारे? हमाद ने जॉगिंग से आकर गज़ल से फ्रेश जूस का गिलास लेते हुए कहा, आज हवेली से आपी की तरफ जाएगा शाम तक। हमाद साहब का हाथ लम्हे भर को रुका। हवेली का करने गया है, इसको कितनी दफ़ा मना किया है, वहाँ मत जाया कर, वो एक असेब ज़दा हवेली है। वो बेटे के लिए परेशान थी, आपको क्या लगता है मैंने इसको खुशी से भेजा हवेली? गज़ल खफा सी हुई। मैं यही नहीं कह रही, मगर इसको समझा भी तो सकती थी। गरिया के मामले में बिल्कुल बेबस हुआ करता था। गज़ल की आंखों में हंसी बसी यादों के साए लहराए। हम्माद ने इसकी आंखों में नमी तैरती देखी। क्या हो रहा है? रहमान साहब रोती हुई आयमा के ऊपर चढ़ा कर बोले। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, आयमा ने सहम कर जवाब दिया। आप ही फिर अंदर शफा के कमरे से हमज़ा की आवाज़ें क्यों आ रही थी, दाड़ने की इतनी ज़ोर ज़ोर, जबकि गज़ल ने नरमी से आयमा से दरियाफ्त किया। पता नहीं सुमेरा, मैं तो खुद हमज़ा के कमरे में गई थी, इससे बात कर रही थी, जब अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। तब हमज़ा भागा था बाहर। जब तक मैं उठी कमरे के बाहर पहुंची, तब तक हमज़ा अपने कमरे के बाहर नहीं था। बस एक कप टूटा हुआ पड़ा था, जबकि शोर की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से शफा के कमरे से आ रही थी। ईमानदारी से सच सच बता गई, मगर वो दिल ही दिल में सहम गई, क्योंकि हमज़ा ने अपनी बात पर अमल दरामद तो नहीं कर लिया। कहीं इसने शफा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? आपने बदले के आग में वो एक मासूम लड़की को इज़्ज़त को तार तार तो नहीं कर बैठा? आयमा के दिल में कई खदशात जन्म लिए, इसके जहन में कई खौफें सोची। उमर हवास बाख्ता साहू अपने कमरे से निकले। बाहर की सूरत हाल देख कर जान पचार हो गए। वो परेशान सा बहन के बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ा। इसने दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ कर खींचा भी, मगर दरवाज़ा अपनी जगह से ना हिला। उमर ने माथे पर पसीने आए बाजू से पूछा, और मैं दरवाज़ा बचाता रहा। रहमान साहब परेशानी के आलम में बोले, नहीं, आप इसकी एक्स्ट्रा चाबी लेकर आएँ, जब तक मैं दरवाज़ा खोलूँ आने की कोशिश करूँ। उमर के चेहरे पर मौजूदा परेशानी की जगह अब गुस्से और इश्ताल की थी। अंदर से आती आवाज़ों से इनको बहुत कुछ समझ आ गया था। चंद मिनट दरवाज़ा बजाने के बावजूद जब अंदर से दरवाज़ा ना खुला, तो बाहर मौजूद दोनों ख़वातीन खड़ी मज़ीद खौफज़दा हो गई। सुमेरा और आयमा को इस नाजुक सूरत हाल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था, जिसका अब इन लोगों ने कुछ देर पहले सामना करना था। उमर ने अपनी पूरी ताकत सर्व करके दरवाज़ा आखिर खोला। सामने मंजिल इसके लिए तो किसी भी इज्जत और गैरत मारे भाई के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उमर की आंखों में खून उतर आया। शफा ने वहशतज़दा नज़रों से बाप भाई के शोले बरसाती चेहरों को देखा। एनर्जी सेवर की रोशनी भी इसके चेहरे की जर्दी को नुमायाँ होने से ना बचा सही। क्या तमाशा है सब? उमर ने चिंगारते हुए हमज़ा का गिरेबान पकड़ा। मुझसे क्या पूछते हो, ये अपनी बहन से पूछो। हमज़ा ने तीश के आलम में आग बोला होते हुए उमर के हाथ झटके और इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में डाला, जबकि बाकी सब नफूसों को गोया सांप सूंघ गया। आमा का चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ गया, जबकि गज़ल खुद भी लर्जा गई। रहमान साहब को लगा जैसे आज कई पोशीदा बातें जो इतने अरसे से राज थी, वो अश्कार होने को हैं। इस बात का क्या मतलब कि ये मेरी बहन है? तुम भी इसके भाई हो। उमर का बस नहीं चल रहा था, हर तरफ आग लगा दे। पहली बात यह कि ये मेरी बहन नहीं, और दूसरी बात ये, अगर बहनें इस जैसी होती तो मैं इकलौता ही ठीक हूँ। इसने इकलौते लफ्ज़ पर जोर दिया। हाँ, नहीं है ये मेरा भाई, और यही सच तो मैं जान गई थी, जिसकी वजह से ये शख्स मेरे साथ इस हद तक शफा सकते हुए अपनी सफाई पेश करने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हुए भी क्या खाफरात अपने मुँह से बक रहे हो? अब की दफ़ा आयमा ने हमज़ा को आड़े हाथों में लिया। माँ जान, ये बात आप मुझसे नहीं, ये बात आप रहमान साहब से पूछें। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मैं इकलौता हूँ, ये लोग मेरे बहन भाई नहीं। इसने आयमा के जवाब देने के साथ साथ रहमान साहब को भी मुखातिब कर डाला। रहमान साहब हमज़ा के इस कदर शफाक सवाल पर हक दक रह गई। इसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होगी। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। शफा ने एक दफ़ा फिर अपनी सफाई दी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आप देख लें, इसने कुछ भी तो नहीं किया। यह तो बहुत शरीफ सीधी सादी लड़की है, कुछ कर ही नहीं सकती। हमज़ा ने तंज़िया किया और अपनी तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो मेरी हालत और अपनी बेटे की हालत देखकर खुद ही फैसला कर ले। कौन कितने पानी में है? रहमान साहब और आयमा तो गोया जैसे सनाटों में आन गिरा। जिस राज की हिफाजत इन दोनों ने इतने अरसे को की थी,
वो आज इस तरह से फाश हो गया। भाई आप तो यकीन करें, आप तो मेरी बात पर यकीन करें, ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं तो कॉरिडोर से गुजर रही थी जब अचानक चटाक, बस अब एक कौल लफज नहीं, शफा की बात अधूरी रह गई जब समहरा ने आगे बढ़कर बेटी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। अगले दिन शाम के वक्त क्या मैं शफा रहमान से मिल सकती हूँ? फजर ने दूसरी दफ़ा बेल पर हाथ मारते ही कहा। बजाने को जब एक लंबा चौकीदार नमूद अदा हुआ। आप कौन हो और बीबी बी जान को क्यों शफा बेटी से मिलना चाहती हैं? चौकीदार ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्योंकि कल ही तो हमजा ने सख्ती से कहा शफा के बारे में कोई भी पूछे कुछ भी मत बताना। मैं शफा की दोस्त हूँ, शफा की तबीयत ठीक नहीं इसलिए इससे मिलने आई, फजर ने पुरइत्नाद लहजे में कहा। अच्छा आ जाइए। चौकीदार ने अंदर आने की इजाज़त दी थी और लॉन में रखी कैन की कुर्सी इसकी तरह बढ़ाई। बीबी जान आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करें। बीबी जी आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करें, अभी सब लोग हॉस्पिटल गए हैं शफा बीबी को लेकर। हो सकता है कुछ देर में वापस आए, मगर कितनी देर? फजर ने बुखला कर पूछा, क्योंकि वो तो बाई को वापस भेज चुकी थी। ये तो मुझे इल्म नहीं, मगर आप थोड़ा टाइम देखो फिर चली जाना। वो कैमरे से देख चुका था कि वो अपने बाई के साथ आई है। जी बेहतर, वो भी मजबूर थी क्योंकि अकेले जा नहीं सकती थी। हमेशा बाबा या बाई ही इसको हर जगह छोड़ते और लेते। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? अरमगान चौकीदार के साथ अंदर आते हुए पूछा। जी अरमगान बाबा सब खैरियत है, बस शफा बीबी शायद बेहोश हो गई इसलिए इनको हॉस्पिटल लेकर गए। चौकीदार इसको बहुत अच्छी तरह जानता था, वो इसकी मालकन का लाडा बांझा था, इसलिए बगैर किसी तफशीश के इसको अंदर आने की इजाज़त डाली। कुछ पता है कौन से हॉस्पिटल? अरमगान ने अपनी हल्की बड़ी शेफ पे हाथ फेरते हुए कहा। बाबा ये तो हमको मालूम नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। इसने कहते साथ अपने मोबाइल में मौजूद उमर का नंबर डाला जो मुसलसल बिज़ी जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसकी मुनासिब ना लगा अब मज़ीद कॉल करना, इसके लिए चौकीदार को मुतय्यन करने को था। बाबा अगर आप कहो तो अंदर का दरवाज़ा खोलूँ? घर की बू होगी अंदर। नहीं रहने दो, मैं बस लॉन में बैठ जाता हूँ। लॉन में पहुंचकर वो ठक्कर सा रह गया। लॉन में बैठी लड़की सोहा तो हरगिज़ भी ना थी। इस उलझन भरी नज़रों से चौकीदार को देखा था। बाबा ये शफा बीबी की दोस्त है, इससे मिलने के लिए आई। वो इसकी उलझन बांधते हुए बोला। पुराना मुलाजिम था, बरसों से चौकीदार था रहमान साहब के घर का। तमाम ही रिश्तेदारों को अच्छी तरह पहचानता था। ठीक है, अरमगान भी इसके सामने मौजूद केन की कुर्सी खसाकर इसके मुकाबले बैठा। बेंच में एक गोल टेबल था सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर छतरी लगी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, अरमगान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, फजर ने बेरुखी से जवाब दिया। अंदाज़ा ऐसा था जैसे सलाम का जवाब देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसकी ज़ात पर। वैसे मोहतरमा लड़कियों को अपने हवासों में रहना चाहिए, हमेशा ख़ास करके किसी गैर के घर हो तो ज़रूर। अरमगान ने अपने तेईस हल्की फुल्की बात का आगाज़ किया। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, फजर ने रूखे लहजे में जवाब दिया और दुपट्टे को मज़ीद पेशानी पर घिराया। अरमगान ने बड़ी दिलचस्पी से इसकी यह हरकत नोट की। अंदर से वो अरमगान की मौजूदगी से कुछ खौफज़दा हो रही थी, मगर ख़ुद को पुरएतमाद करने की कोशिश कर रही थी। मैं तो एक बात कर रहा था, आप शायद बुरा मान गई। अरमगान के लहजे का ठहराव गमगीन आवाज़ फजर को मज़ीद कुछ भी तमीज़ करने से बाज दुख रही थी। फजर खामखा हाथ में थामा रजिस्टर खोल कर बैठ गई। अरमगान ने एक नज़र इस छोटी सी लड़की पर डाली जो इससे तो काफ़ी छोटी लगती थी। इसकी मासूमियत और इसके चेहरे पर मौजूद नूर और पाकीज़गी इसको लम्हे भर के लिए खटा गई थी। अपनी ज़िंदगी में इसने पहली दफ़ा इतना प्यार और पुरनूर चेहरा देखा। बला की मासूमियती चेहरे पर थोड़ी थोड़ी देर में दुपट्टे की पेशानी पर जचती वो नाजुक सी लड़की डलती शाम को बहुत खूबसूरत लग रही थी। बला शब्बा वो खूबसूरत थी। अरमगान की आंखों में एक साया लहरा गया, जबकि फजर इसकी आंखों की तीर से कुछ खाइफ होकर मज़ीद खुद में सिमटी। पहलू पे पहलू बदल रहा था। अरमगान ने अपना ध्यान हटाने की गैरत से सिगरेट के डब्बे में से सिगरेट निकाली और इसको जलाने के लिए लाइटर इस्तेमाल किया। जब नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो, यहाँ से बच जाओ, कोई तो मेरी मदद करो, वो दीवानादार ज़ोर से चीख रही थी। दूसरे दिन जब दोपहर को भी शफ़ा अपने बेडरूम से ना निकली तो आयमा को कुछ तशवीश हुई।
वो अपनी बारी कदम उठाती कछुए की मानी चाल चलती शिफा के कमरे की तरफ गई। कई दफ़ा नॉक करने के बावजूद भी जब शफ़ा ने दरवाज़ा ना खोला, आयमा को सही मायनों में कहीं नागानी का एहसास हुआ। शफ़ा बेटा दरवाज़ा खोलो मेरी बच्ची, आयमा ने कहते साथ ही हैंडल पर हाथ रखा। इसको गरमाते ही दरवाज़ा लॉक ना होने की वजह से खुल चुका था। इसने शुक्र का सांस लिया कि शफ़ा ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी जो हल्की हल्की पर्दे से अंदर आ रही थी। शफ़ा का वजूद बेड पर औंधा हुआ था आलम बेहोशी की वजह से। आयमा को जिस चीज़ का डर था वही हुआ। स्मेरा स्मेरा जल्दी आओ, उमर हमज़ा कोई तो आए। रोते हुए शफ़ा को हाथ की नब्ज़ की हरकत महसूस करते वो चीखने लगी। क्या हुआ आप भी? स्मेरा के अल्फाज मुंह में ही रह गए। उमर ने आगे बढ़ के बहन को उठाया और तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। इसके पीछे वो दोनों ख़वातीन भी दौड़ी थी। जबकि हमज़ा सुबह से गायब था, इसका कुछ अता पता ही नहीं। देखिए आपकी पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है। इनका शदीद किसी ज़हनी परेशानी की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। रहमान साहब और उमर तेज़ी से शफ़ा के डॉक्टर की तरफ बढ़े जो अभी अभी आईसीयू से निकला। कब तक होश आ जाएगा मेरी बेटी को? रहमान साहब ने बेकरारी और बेचैनी से पूछा, जबकि उमर की आंखें मुसलसल आंसू जब्त करती सुकनी माइल हो चुकी। कुछ घंटों बाद इसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद पूरी है रात तक ये होश में आ जाएं। बहुत हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह। वैसे डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं? उमर ने जल्दी से पूछा, कहीं डॉक्टर चला ही ना जाए। नहीं, कोई खतरे की बात नहीं, शी इज़ फाइन। कल शाम तक आप इसको घर लेकर जा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि अब इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन और स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई और मुसाफा करके आगे बढ़ा। क्या हुआ आपको? आप क्यों इस तरह शोर मचा रही हैं? अरमगान परेशानी से फजर के खौफ वहशतज़दा चेहरे को देख रहा था। इसने कुछ भी ऐसा गलत तो नहीं किया जो वो इस तरह से खौफज़दा हुई, जिसे कोई बहुत ख़तरनाक हो। वहशत से इसके पूरे वजूद में कपकाही तारी होगी। क्या हुआ आपको? अब ठीक है? अरमगान थर थर कांपती इसके बेदम होते वजूद को थामने के लिए बढ़ा। मुझे छोड़कर मत जाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो दड़ी सहमी इस अरमगान की बाहों में झूल रही थी। इसको सख्ती से बाजुओं से थामते हुए बुरी तरह सिकसते हुए कह रही थी। चेहरे पर कुछ देर पहले सुर्खी अब जर्दी में बदल चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो बेखुद सा इसको यकीन दिलाने लगा। अपने साथ का वो खुद भी नहीं जानता था वो इस वक्त कितनी बड़ी बात कह गया। वो 18 से 19 साल की लड़की और अब मकवान के हवासों पर बुरी तरह से छा चुकी थी। इसे जैसे वो किसी साए की लिपट में आ गया। अब वो नींद बेहोशी की हालत में बेरब से जुमले बोल रही थी। अनवगान ने एहतियात से इसको गाज पर लटाया और ख़ुद भी इसके करीब ही दराज में बैठा। साथ ही चौकीदार को आवाज़ दे डाली और मगरिब की अजान शुरू होगी। परिंदे अब घोंसलों की तरफ बढ़े। जी मानी बाबा, क्या हुआ? बीबी को क्या हुआ? वो भी परेशान सा होकर कहने लगा, पता नहीं, बस बेहोश हो गई। अचानक शायद किसी चीज़ से खौफज़दा होगी। वो ये कह सकता था, इसको तो खुद भी नहीं समझ आया कि आखिर इसने किया क्या, जिसकी वजह से इस छोटी सी नाजुक सी लड़की का रिएक्शन इतना शदीद तरीन था। ये ले बाबा। चौकीदार भागता हुआ तेज़ी से वापस आया। इसके हाथ में डूंगा था जिसके अंदर ठंडा पानी था। अरमगान इसके हाथों को सहलाते हुए इसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार के पानी लाने पर छींटे के अंदाज में पानी का गिलास इससे लिया। वो खुद भी अपनी कैफियत से समझने से कासिर था। प्लीज़ होश में आओ, वो इसके गालों को थपथपाते हुए बोला। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हें अपने परों में छुपा कर रखूँगा। बस तुम एक बार होश में आओ। वो इसकी आंखों से मोती की तरह लड़खड़ाती आंसुओं को अपनी उंगलियों से जज़ब कर रही थी। वो इसके सर तोड़कर कोशिश करने से होश में आई, मगर अब भी मुकम्मल तौर पर हवासों में लौट सकती थी। इस पर बस एक अनजाना सा खौफ था। बाबा, ये किसके साथ आई है? अरमगान ने अपनी चेहरे की बढ़ी हुई शेप पर कुछ सोचते हुए परेशानी के आलम में हाथ फेरते हुए नज़र उठाकर कहा, इनको शायद इसकी बाई छोड़कर गए हैं। इसने अरमगान को देखते हुए जवाब दिया। अब इसके बड़े इन हाँक से फजर के हैंड बैग को खोला और इसमें झुककर कुछ तलाश किया। बाबा, अब आप जल्दी से दरवाज़ा खोलें, मुझे गाड़ी निकालनी है।
इनके घर का ड्रेस मिल गया है। वो एक ही सांस में बगैर रुके बोला, और मकान हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि इस मासूम सी कम उम्र लड़की की इज्जत पर कोई भी हरफ आए इसकी वजह से। इसलिए यही वजह थी वो इसके पर्स में ना चाहते हुए भी इसका घर का पता तलाश किया, जो कि पर्स में मौजूद एक छोटी सी खाकी रंग की डायरी में था। वो इसके मोबाइल से फ़ोन करके भी इसके घर वालों को बुला सकता था, मगर जब तक इसके घर वालों से कोई यहाँ आने लेने आता, इस वक्त अगर कोई वापस आ जाता खालू खालू में से, तो शायद वो लड़की फिर कभी सर उठाने के लायक ना बचती। इसके बेरपो जुमले, जो कि अमगान की खुद को समझ से बिलातर थे, इसको बुखला गए। मगर किसी तीसरी शख्स के लिए वो बेरपो जुमले बहुत गलत मायने इख्तियार करने के लिए काफ़ी थे। यही वजह थी इसने जल्द से जल्द इसको घर पहुंचाने की ठानी। शुक्रिया बाबा, आप किसी को भी मत कहिएगा कि मैं खुद सब कुछ देख लूँगा। इसने गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर फजर को बिठाया और इसके गिर्द सेफ्टी बेल्ट लगा दिया। फिर चौकीदार से कहकर दूसरी तरफ घुमाकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा। आज आयशा की रुखसती का दिन था। पूरा घर अफरा तफरी में रात की तैयारी कर रहा था। नन्हा हमजा अब पौने 2 साल का हो चुका था। टूटे फूटे लफ्ज़ों में बातें करता। आयशा की रुखसती, जो कि निकाह के 1.5 माह बाद पैद पाई थी, वो आयमा की वजह से काफ़ी तखरीर का शिकार हो गई। आयशा पीले जोड़े में सर पर अच्छी तरह दुपट्टा डालकर कमरे से पार्लर जाने के लिए निकली। हमजा भी इसका दामन पकड़ते हुए इसके कमरे से बरामद हुआ। ताला दानी, मैं भी आपके साथ पार्लर जाऊंगा। हमजा आयशा की शर्ट को खींचते हुए ज़िद्दी अंदाज में बोला। खाला की जान, मेरा बस चले तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊं, तुम्हारे खालू रोमियो के घर भी। मगर तुम्हारी नानी और नाना को अगर इस बात का ये पता चला तो वो भटक जाएंगी। इस रांझे को भला अभी की अभी रुखसत कर देंगी मेरी। वो मुंह बसोड़ते हुए कहती हमजा को गोद में उठा चुकी थी। हमजा ने तोती ज़बान में आंखें फटफटा कर कहा, वो पूरे घर में सबका लाडला था। जी नहीं, आपकी खाला के साथ आप नहीं पॉलर, आप जाओगे अंदर नानू या नानी का सर खाओ। नहीं मामा, मैं भी जाऊंगा। नहीं मामा, मुझे नानों का सर नहीं खाना, मुझे तो खाला के साथ जाना है ब्यूटी पार्लर में। वो अब बाकायदा आयशा से लिपट गया। आप ही ले चलो ना प्लीज़, छोटा सा बच्चा है मेरा पारा सा। आयशा ने इसके फूले फूले सुरख गालों को थपथपाते हुए कहा। तुम लोग बाबा हमजा के रोने की आवाज़ सुनकर सहन में से अंदर लाउंज में आए। हाथ में हमजा के लिए चॉकलेट और बिस्किट थे। कुछ नहीं बाबा, वो बस ये पार्लर जाने की ज़िद कर रहा है। हाँ तो ले जाओ, किस कोने में ही बैठा रहेगा बेचारा बच्चा, तुम लोगों का क्या बिगाड़ेगा। बाबा ने चश्मे की आउट से बेटी को देखा हुए हुक्म सादर किया। मगर बाबा, आयमा ने आयशा को देखा जो अब बड़े मज़े से इस गोल गप्पे को चॉकलेट खोलकर दे रही थी। अच्छा ठीक है, बाबा के कहर को आवाज़ देने के लिए बजाय बेहतरी इसमें थी वो इसको साथ ले जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती, एक मासूम लड़की को अपने इंतकाम की वक्त में ले लिया। वो रात के 12:30 बजे के करीब घर आया। बिल्कुल उजड़ा उजड़ा और बिखरा बिखरा सा चेहरे का तासरात, ऐसे जैसे घर के किसी फर्ज से कोई सुरूर ही ना हो। वापस चले जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ना ही मुझसे बात करना और मेरे कमरे में आने की जहमत करना। हमजा कुछ भी कहे बगैर माँ के पास बैठा और मोहब्बत भरी नज़रों से आयमा को देखने लगा, जैसे रोज़मर्रा की रूटीन की बातें हों जो आयमा से कर रही थी। हमजा, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने कहा है इस पर अमल करना, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। वो सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय माँ के कमरे में गया। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, मगर यहाँ अपने कमरे में हरगिज़ नहीं जाऊँगा, बल्कि इस घर से ही चला जाऊँगा, कभी नहीं वापस आऊँगा। हमजा का लहजा कुछ बिखरा बिखरा था। आयमा का दिल अंदर से कट गया। खाना खाओगे? आयमा ने लहजे में हद दर्जा सख्ती समोकर पूछा। नहीं, खा चुका हूँ, वो बस इतना कहकर लब भीज गया। आंखें बेख्वाबी की चुगली खा रही थी, जैसे वो कल की पूरी रात और आज का पूरा दिन जागता रहा। क्यों, क्या तुमने शफा के साथ ऐसा? क्या कसूर था इस मासूम लड़की का? मखसूस वो 20 साल की उम्र में तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत को सवालिया निशान बना बैठी। इस कदर तुम में नफ़रत भरी हुई थी। आयमा की आंखों में शदीद दुख था, और आपकी ज़ात जब सवाल पे निशाना बनी थी तब किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया। तुम मुझे बार बार मत घसीटो। मेरी ज़िंदगी में जो दुख कातिब तकदीर में लिखे थे वो मुझे मिले, मगर मेरा सवाल ये है कि इस वक्त इस मासूम बच्ची को क्यों तुमने अपने सो कॉल्ड इंतकाम का निशाना बनाया। अम्मी, जो लोग किसी के भी साथ गलत करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। वक्त ऐसा मरहम है, किसी न किसी दिन किसी न किसी मजलूम पर अपना मरहम ज़रूर रखता है। इसके लहजे में बला का इत्मीनान था,
मुझे नहीं पता कि तुम इस हद तक ज़िद्दी और खुदसरी निकलोगे। अम्मी, बस ये कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अब आप पे ये बीता एक एक मज़लूम का हिसाब लूँगा। वो माँ के कदमों में बैठ गया। मोहब्बत से ज़्यादा अजीम इज़्ज़त थी जो कि तुमने मेरी 2 कौड़ी की छोड़ दी। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, कल ही शफ़ा से निकाह करके रुखसत करवाने के लिए तैयार हूँ। माँ की कही आखिरी बात पर वो अंदर से बुरी तरह टूटा। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि शफ़ा का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तुम्हारी वजह से। वो हॉस्पिटल में है दोपहर से, और तुम्हारी क्या गारंटी कि तुम इसे निकाह करके इसको अपने निकाह में भी रखोगे, या फिर अपने दिल को पुरसकून करने के लिए इसको एक दफ़ा फिर पीती हुई धूप में यादगार मददगार छोड़ोगे। आयमा ने बहुत गहरी बात कही थी। वो हकदार सा रह गया। अम्मी, ये क्या आप मुझे क्या ऐसे समझती हैं? वो दुख से माँ को देखने लगा। नहीं, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत सर अंजाम देता देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब तुमसे इससे भी बड़े बड़े ताज़ियों की उम्मीद है, जो कि तुम अपने इंतकाम की खातिर कुछ भी गुजरने के लिए तैयार हो। तुम अगर मुझसे ज़रा भी मोहब्बत करते हो तो अभी और इस वक्त जाओ और शफ़ा से माफ़ी मांगो। मैं सुबह ही तुम्हारे और शफ़ा के रिश्ते की बात करती हूँ। माफ़ी इसके लबों से बहुत आहिस्ता और बहुत छोटे से लगा। अस्सलामुअलैकुम अंकल। दूसरी बेल पर दरवाज़ा खुला और अंदर से फजर के बाबा दरवाज़ा खोल कर आए। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरी बच्ची को? इन्होंने अरमगान के सवाल का जवाब दिया और परेशानी से अरमगान के बाजू में झूलती फजर को देखा। इसको तो गोया हाथ पाँव ही फूल कर रह गए। अंकल, प्लीज़ मुझे रास्ता दे ताकि मैं इसको अंदर ले जा सकूं। माफ़ करना बेटा, मैं परेशान था। इन्होंने जल्दी से माजरत की। बाबा के साथ फजर को अंदर इसके कमरे में लेटाकर बाहर आया। बेटा क्या हुआ? बाबा इसके पानी का गिलास देते हुए पूछा। वो अरमगान को ड्राइंग रूम में ले गए। अब वो दोनों एक दूसरे से बुरजमान थे। पता नहीं अंकल, मैं तो बस इसके बाद इसके अरमगान ने सिर्फ चंद ही लम्हे हरफ ब हरफ तमाम वाक़या कह सुनाया। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।